आज कांग्रेस की औपचारिक बैठक संभव हो सकती है। इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित प्रत्याशी बैठक में शामिल होंगे, ऐसी जानकारी। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयपुर पहुंच रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात संभावना है, ऐसी हो सकती है। पीसीसी वॉर रूम में औपचारिक मुलाकात जो है वो हो सकती है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस जो है एक बड़ी बैठक करने जा रही है। पीसीसी वॉर रूम में औपचारिक मुलाकात सभी की होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, मीटिंग को लेकर क्या अपडेट, कितने बजे तक हो सकती है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से जो लोकसभा के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका राजस्थान में बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब चूंकि इंडिया गठबंधन जो है जिस तरीके से सरकार बुलाने की तैयारी कर रहा है, उसमें किस तरीके से दिशा निर्देश केंद्रीय नेतृत्व के हैं, इसको लेकर के राजस्थान के जो विजेता प्रत्याशी हैं, चूंकि 8 सीट कांग्रेस ने जीती हैं और 3 जो सहयोगी दल हैं कांग्रेस के उन्होंने जीती हैं। तो अब ये सभी साथी जो लोकसभा में जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो चुनाव हार गए हों, लेकिन उनको अच्छा जनमत मिला है। तो इसको लेकर के आज सभी जो प्रत्याशी, विजेता प्रत्याशी और हारे हुए प्रत्याशी, उनके जयपुर आने की पूरी संभावना है। और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आगे की रणनीति केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा इंडिया गठबंधन का, उसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो इस मामले में जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनसे आज बातचीत हो सकती है। हालांकि इस बैठक को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन निश्चित ही इसमें जो केंद्रीय नेतृत्व का जो संदेश है वो नए निर्वाचित सांसद हैं उनको इसमें दिया जा सकता है। तो केंद्रीय नेतृत्व वीसी के जरिए जुड़ेगा या फिर किसी के आने की भी संभावना बन रही है? फिलहाल आज की जो राजस्थान और जयपुर में बैठक है ये औपचारिक सभी यहाँ की बैठक है, और उसके बाद जो केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश होंगे, चूंकि वॉर रूम में ये बैठक आयोजित की जा रही है तो वहाँ कॉन्फिडेंशियल होती है, और जब केंद्रीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा तब सारे इसमें जो विजेता प्रत्याशी हैं वो शामिल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी पहुंचाने के लिए। जयपुर शहर से नवनिर्वाचित सांसद मंजू शर्मा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय भंवरलाल शर्मा की पुत्री मंजू शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर शहर लोकसभा सीट से टिकट दिया था। उन्होंने जीत दर्ज की है, जिसके बाद उनके घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए उनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। सांसद मंजू दीदी आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो दिन है वो किस तरीके से आप बिता रहे हैं? बस आज का दिन मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिता रही हूँ। सुबह से यही चल रहा है, सब लोग अपना स्नेह देने, आशीर्वाद देने आ रहे हैं और मैं ले रही हूँ। जयपुर शहर की जनता ने इस बार जयपुर की जो बेटी है, एक महिला को मौका दिया है। किस तरीके से कहा जा सकता है कि जो जयपुर शहर की जो जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उन्हें आप केंद्र तक पहुंचाएंगी? नहीं, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए कोई कुरकसर छोड़ी नहीं। आरक्षण कई पार्टियां कहती रही पर दिया किसी ने नहीं। मोदी जी ने ये काम सबसे पहले किया, और उसी नाते पार्टी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर की जनता की सेवा करने के लिए मुझे भेजा है। और महिलाएं जैसे घर में सबकी सेवा करती हैं, ऐसे देश और अपने क्षेत्र की भी करेंगी। विश्वास रहता है सबको कि महिलाएं अच्छा काम करती हैं। तो जयपुर शहर जो लोकसभा है वो मेरा परिवार, मैं उसको मानती हूँ, और परिवार के नाते, परिवार के मेंबर होने के नाते जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भरपूर प्रयास करूंगी। और अभी डबल इंजन सरकार है तो जयपुर के विकास में ज्यादा रोड़े आएंगे नहीं, तो इस नाते में पूरी प्रयास करके मेरे प्रयास रहेगा कि जयपुर हर क्षेत्र में नंबर 1 रहे। आपको ये जो कहा जा सकता है कि जो राजनीति है वो विरासत में मिली है, आपके जो पिताजी को लेकर अभी हम देख रहे हैं कि लोगों का जो स्नेह था, उसी तरीके से जो जयपुर के जो लोग हैं उन्होंने आपके ऊपर विश्वास जताया। किस तरीके से, चाहे रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे हों या और अन्य मुद्दे हों, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं ये बिल्कुल कहना चाहती हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि जयपुर की बेटी मान करके जयपुर की जनता ने जो आशीर्वाद और स्नेह मुझे दिया है,
मैं उनके दिल से आभारी हूँ। और ये सही बात है कि जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो जयपुर शहर लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सहयोगियों के साथ वाली एनडीए की सरकार बन गई। बिहार में एनडीए की कुछ सीटें कम जरूर हुई, लेकिन जिस पार्टी का स्ट्राइक रेट 100% रहा वो है एलजेपीआर। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से चिराग पासवान की काबिलियत को साबित करके दिखाया। महज 3 साल पहले पार्टी और परिवार टूटने के बाद ऐसा लगा कि चिराग पासवान की सियासत पर विराम लग जाएगा, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। जनता के बीच गए, खुद को पिता रामविलास पासवान का राजनीतिक वारिस साबित किया और लोकसभा चुनाव में जीत का 100% स्ट्राइक रेट हासिल करते हुए पांचों की पांचों सीट जीत ली। मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि एक बार फिर तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये कोई पहला चुनाव नहीं है जब एलजेपी ने 100% का स्ट्राइक रेट हासिल किया हो। 2019 के चुनाव में एलजेपी को 6 सीटें मिली थी और सभी 6 सीट पर एलजेपी के उम्मीदवार जीत गए। बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा खुश हूं। मेरे बेटे की मेहनत जो है फल लाई और प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चिराग के राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहां से नहीं हुई। वो साल 2014 का था। नरेंद्र मोदी पहली बार बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। तब रामविलास पासवान की एलजेपी यूपीए का हिस्सा थी। रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन के सबसे खराब दौर से गुजर रहे थे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बेटे चिराग पासवान के कहने पर रामविलास पासवान एनडीए में शामिल हुए। परिणाम यह हुआ कि 2009 में खुद अपनी सीट गंवा देने वाले रामविलास पासवान 2014 में खुद तो जीते ही, उनकी पार्टी ने 7 सीट पर चुनाव लड़कर 6 सीटें जीत ली। बिहार की राजनीति में एक बार फिर रामविलास पासवान का कद बढ़ गया और चिराग पासवान की रणनीतिक कौशल का लोगों ने लोहा मान लिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने सभी उम्मीदवारों को जिताकर चिराग पासवान ने अपने आप को फिर से साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 के फैसले ने सबको चौंका दिया। 4 जून को दुनिया ने वो देखा जिसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था। दो 2024 के फैसले ने चौंका दिया। 4 जून को दुनिया ने वो देखा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। पहली स्टोरी, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। दूसरी स्टोरी, चंद्रशेखर आजाद रामन। तीसरी स्टोरी, तेजस्वी यादव। अब इन तीनों के साथ इस चुनाव में हुआ क्या? किसको मौका मिला, कौन चूक गया? पहले देखिए पप्पू यादव को, जो बिहार के पूर्णिया में निर्दलीय होकर भी चुनाव जीत गए। इस चुनाव में पप्पू की उम्मीदवारी को लेकर काफी विवाद रहा। ये जीत इसलिए खास है क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरा जोर लगा दिया था कि पप्पू यादव पूर्णिया से ना जीत पाए। पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लगातार दावेदारी करते रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय भी कराया, लेकिन गठबंधन के तहत सीट बंटवारे में लालू यादव ने पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में ले ली और फिर जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया। इस पर पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। नतीजा ये है कि पप्पू यादव ने पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुमार को 30,000 से ज्यादा वोट से हराया। आरजेडी की बीमा भारती तीसरे नंबर पर रही। चुनावी रिजल्ट की दूसरी ऐसी ही दिलचस्प स्टोरी है उत्तर प्रदेश के नगीना से। नगीना से लड़े आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंद्रशेखर रावण। पप्पू यादव जैसे हालात से ही गुजरे। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही चंद्रशेखर ने नगीना में डेरा डाल दिया था।
1.5 साल की मेहनत के बाद उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन से उन्हें यहां से दावेदारी मिल जाएगी। लेकिन चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए और समाजवादी पार्टी ने नगीना से अपना उम्मीदवार उतार दिया। भीम आर्मी बनाने वाले चंद्रशेखर नगीना सीट से 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं। बीजेपी दूसरे नंबर पर है और समाजवादी पार्टी के मनोज कुमार तीसरे नंबर पर रहे। अब तीसरी बड़ी स्टोरी बिहार से, जहां तेजस्वी यादव के साथ वोटर्स ने खेला कर दिया। तेजस्वी यादव ने चुनाव में खूब मेहनत की, चिलचिलाती गर्मी में 250 से ज्यादा रैलियां और छोटी सभा की। कमर में चोट की वजह से व्हील चेयर पर आए, लेकिन प्रचार जारी रखा। लेकिन जब रिजल्ट आया तब बीजेपी ने 20% वोट पाकर भी 12 सीट जीती है और आरजेडी 22% वोट पाकर भी सिंगल डिजिट में रह गई। उलटफेर जम्मू कश्मीर में भी हुआ है, जहां इस बार 35 साल का रिकॉर्ड टूटा, लेकिन साथ में टूट गई 2 परिवारों के बड़े उम्मीदवारों की उम्मीद। एक राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री इस लोकसभा चुनाव में हार गए। पहला नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और दूसरी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती। उमर अब्दुल्ला को बारामूला से एक निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर अब्दुल राशिद शेख ने 2 लाख वोट से हरा दिया। इंजीनियर अब्दुल राशिद अभी जेल में बंद है। महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग राजौरी सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद ने 2.25 लाख वोट से हरा दिया। 2024 का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है, वोटर्स के लिए भी और चुनाव लड़ने वालों के लिए भी। ऐसे फैसले आए हैं कि हर कोई हैरान है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपना भाषण जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ शुरू किया। इसकी वजह है ओडिशा, जहां जगन्नाथपुरी का मंदिर है और यही ओडिशा से ही बीजेपी को रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिली है। ओडिशा की विधानसभा में भी बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों की गिनती चल रही थी। पूरा देश गठबंधन की जोड़ तोड़ और दिल्ली की राजनीति की तरफ देख रहा था, लेकिन ओडिशा नए रिकॉर्ड बना रहा था और पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ओडिशा के अंदर बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई है। न सिर्फ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, बल्कि एग्जिट पोल के तमाम अनुमानों के विपरीत जाकर बीजेपी ने ओडिशा राज्य के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ओडिशा में नवीन पटनायक का 24 साल पुराना राज अब खत्म हो गया है। नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 24 साल तक लगातार ओडिशा पर राज्य किया। वो भारत में किसी भी राज्य में सबसे लंबे शासन करने वाले दूसरे मुख्यमंत्री बन गए थे। आंकड़े जुटाकर अनुमान लगाने वाले ज्यादातर एग्जिट पोल ओडिशा के मामले में नाकाम साबित हुए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल ये बताने में विफल रहे कि नवीन पटनायक की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। ओडिशा ने प्रधानमंत्री मोदी को बम्पर समर्थन दिया। न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी बीजेपी को बढ़त मिली और कमल खिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ओडिशा के विधानसभा चुनाव में 38% से ज्यादा वोट हासिल करती हुई नजर आ रही है। ओडिशा के विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं और यहां पर बहुमत के लिए 74 सीटें चाहिए और बीजेपी यहां पर बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह लोकसभा चुनाव में ओडिशा बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संकट मोचक राज्य बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव में ओडिशा के लोगों ने बीजेपी को झोली भरकर वोट दिए हैं। 45% से ज्यादा वोट शेयर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है और बीजेपी ओडिशा के अंदर लगभग क्लीन स्वीप कर रही है। आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी के साथ टीडीपी का गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी की बहुत महत्वपूर्ण रणनीति साबित होता नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश के लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव दोनों ही में बीजेपी को बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बढ़त मिली है। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को आंध्र प्रदेश के अंदर 1% से भी कम वोट हासिल हुआ था, लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 10% से ऊपर चला गया है। यह बीजेपी की रिकॉर्ड सफलता है और बहुत बड़ी उछाल है। इसी तरह आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में
बीजेपी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। यहां पर बीजेपी का ना सिर्फ खाता खुला है, बल्कि बीजेपी को करीब 3% वोट शेयर मिल रहा है, जो दक्षिण के राज्य बीजेपी के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। यानी अगर देखा जाए तो कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में भी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया है। केरल से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 13% वोट मिला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 16% से ज्यादा वोट मिला है और बीजेपी ने एक सीट भी जीती है। अभिनेता से राजनेता बने सुरेश गोपी के लिए लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक साबित हुए। उन्होंने त्रिशूर सीट पर प्रभावशाली बढ़त के साथ जीत हासिल की। वहीं तमिलनाडु में 2019 में बीजेपी को 3.66% वोट मिला था, लेकिन 2024 में बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिला है। हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। उधर इंदौर में बीजेपी के शंकर लालवानी ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। लालवानी को 2019 से भी बड़ी जीत मिली और 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली। देश में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। लेकिन यहां नोटा ने भी कमाल किया। अब तक का रिकॉर्ड देखें तो यह देश में नोटा का अब तक का मिला सबसे ज्यादा वोट है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर ने चौंकाने वाला परिणाम दिया है। यहाँ बीजेपी के शंकर लालवानी देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले नेता बन गए हैं। 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीत उन्होंने हासिल की। चौंकाने वाला ये रहा कि नोटा ने यहाँ कमाल कर दिया। नोटा के पक्ष में 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े। यहाँ नोटा दूसरे स्थान पर रहा। एक तरह से इसने बीएसपी उम्मीदवार को भी पीछे छोड़ दिया। बीएसपी उम्मीदवार को 50,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि नोटा यहाँ 2 लाख पार हो गया और 12 उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। इंदौर लोकसभा सीट। इंदौर से बीजेपी ने शंकर लालवानी को उतारा और जीत दर्ज की। 12 लाख से ज्यादा वोट उन्हें मिले और दूसरी बार रिकॉर्ड जीत दर्ज की। लोकसभा सीट इंदौर पर नोटा के पक्ष में 2 लाख से ज्यादा वोट पड़े। नोटा को दूसरा स्थान मिला। नोटा के नाम ये रिकॉर्ड रहा। देश में नोटा को ये रिकॉर्ड वोट्स मिले हैं। लोकसभा सीट इंदौर पर बीएसपी के संजय सोलंकी 50,000 से ज्यादा वोट्स उन्हें मिले। 2019 में जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट मिले हमें, तो ये दर्शाता है कि इंदौर की जनता मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, विकास के साथ है। इंदौर में बीजेपी का मुकाबला एक तरह से नोटा से ही था। नामांकन के आखिरी दिन अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। बम के खिलाफ इंदौर की एक अदालत ने हत्या के प्रयास के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। कांग्रेस को इंदौर में झटका लगा, जिसके बाद कांग्रेस ने यहाँ नोटा को लेकर अभियान भी चलाया। शायद देश में नोटा को लेकर मुख्य सियासी दल द्वारा चलाया गया यह अपनी तरह का पहला अभियान था और इसका असर इंदौर सीट पर नतीजों में भी देखने को मिला। देश में नोटा के पक्ष में अब सर्वाधिक वोट का रिकॉर्ड इंदौर के नाम हो गया। पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के गोपालगंज में मतदाताओं ने नोटा के पक्ष में 51,607 वोट दिए थे। निर्वाचन आयोग ने साल 2013 से ईवीएम और मतपत्रों में नोटा का एक विकल्प उपलब्ध कराना शुरू कर दिया था और ये विकल्प ईवीएम में सबसे अंतिम होता है। 2013 में पहली बार नोटा का इस्तेमाल छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है, जहां कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ ने उस वक्त जीत दर्ज की थी जब पूरे ही प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो चुका था। 2019 तक छिंदवाड़ा में एक छत्र राज करने वाले कमलनाथ इस बार अपना किला नहीं बचा पाए हैं। कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ बीजेपी के विवेक बंटी साहू के हाथों चुनाव हार गए। इसके साथ ही 4 दशक तक चला कमलनाथ का करिश्मा भी खत्म हो चुका है। ध्वस्त हो गया कमलनाथ का अभेद्य किला। कमलनाथ के गढ़ में लहराया भगवा। दशकों बाद छिंदवाड़ा में हुआ बदलाव। चुनाव हार गए नकुलनाथ। बीजेपी के विवेक बंटी साहू ने कमलनाथ के गढ़ में उनके लाल को हरा दिया। मेरी प्राथमिकता हमारे जिले में जो गरीब वर्ग के लोग हैं
उनको मजबूत करना, जरूरतमंदों तक के शासन की योजनाओं को लाभ पहुंचाना और जो छिंदवाड़े के युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और छिंदवाड़े को जो मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं उस गति विकास में आगे बढ़ाना। जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्रेम है, भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सरकार के प्रति जनता का विश्वास है और सबसे बड़ी बात माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें आ रही। माननीय मोदी जी का नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की मेहनत, एकजुटता के साथ हमारी सारी पार्टी लगी और उसके कारण सरकार का भरोसा, पिछले 3-6 महीने से हमारी सरकार है, उसका विश्वास जनता को, तो इसी का परिणाम आया। साल 1980 में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने इस सीट को अपने किले में तब्दील कर दिया और इस सीट पर बैठे बैठे अपने राजनीतिक रसूख का विस्तार पूरे महाकौशल तक कर लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा वे बन गए और सूबे की सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर काबिज हुए। ये सब कुछ हुआ छिंदवाड़ा की सीट पर कब्जे की बदौलत। साल बदलते गए, चुनाव आते जाते रहे, लेकिन नहीं बदली तो कमलनाथ की किस्मत। 1980, 1984, 1989, 1991 में लगातार वो 4 बार चुनाव जीते। हवाला कांड में नाम आने के बाद कांग्रेस ने 1996 में उन्हें टिकट नहीं दिया। तब कमलनाथ ने अपनी पत्नी अलकानाथ को मैदान में उतार दिया और वो भी चुनाव जीत गई। लेकिन दिल्ली के लुटियंस जोन में एक बड़े बंगले की जिद ने उन्हें 1997 में चुनाव हरा दिया। दरअसल कमलनाथ को सांसद रहते हुए दिल्ली के लुटियंस जोन में एक बड़ा बंगला मिला था। जब वो सांसद नहीं रहे तो बंगला खाली करने का नोटिस मिल गया। उन्होंने वो बंगला अपनी पत्नी के नाम पर करवाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उन्हें बंगला नहीं मिला। उसके बाद उस बड़े बंगले पर कब्जा जमाए रखने के लिए कमलनाथ ने अपनी पत्नी से सांसद पद से इस्तीफा दिलवा दिया। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।